हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत ज्यादा बढ़िया हो यार। और बेटा आज जो है हम अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। अभी तक हमने इंडियन इकोनॉमी की जो सीरीज थी उसमें स्टार्टिंग के अपने 2 चैप्टर्स को डन कर लिया बेटा। आज अपन लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का 3rd पार्ट करने वाले हैं। स्टार्टिंग के 2 पार्ट जो पार्ट ए और बी है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के पार्ट नंबर 3 पे आज हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं और इसी के साथ हमारे स्टार्टिंग के जो 3 मेजर यूनिट्स है बेटा वो एंड हो जाएगी। इसके बाद जितने भी चैप्टर्स बचेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, आपका इन्वायरमेंट है एक चैप्टर और अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। जितने भी चैप्टर्स बचेंगे वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं तो वो जल्दी जल्दी होंगे, ठीक है। अगर मैं अभी की बात करूं बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं जल्दी से आपको रिकॉल करा देता हूं हमने क्या क्या पढ़ा। बेटा सबसे पहले हमने जो है आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बताया था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाने के क्या क्या रीजन थे। मैंने आपको बताया बीओपी डेफिसिट में आ रहा था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा फॉल हो रहे थे, इन्फ्लेशन हो रही थी इकोनॉमी में, राइट। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। उन प्रॉब्लम्स को चलते हुए अपन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करें जुलाई 1991 में। याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, दोनों ने इंट्रोड्यूस करा था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो है मेजर 3 पिलर्स थे, 3 रिफॉर्म्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में मैंने आपको लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट एकदम बता दिए थे। सबसे पहले अगर मैं लिबरलाइजेशन की बात करूं बेटा, लिबरलाइजेशन में हमें बताया था कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी एंट्री एंड ग्रोथ पे जो रिस्ट्रिक्शन होती है उसे रिमूव या रिड्यूस किया गया लिबरलाइजेशन में। लिबरलाइजेशन के अंदर 5 सेक्टर्स में रिफॉर्म आए थे। नंबर 1 इंडस्ट्रियल सेक्टर, नंबर 2 इज फाइनेंशियल या बैंकिंग सेक्टर, नंबर 3 था टैक्स सेक्टर या जिसे हम फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म भी बोलते हैं, नंबर 4 फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म और नंबर 5 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म। ये पांचों के पांचों सेक्टर्स में लिबरलाइजेशन में हमने चेंजेस करे थे। देन उसके बाद अपन गए थे प्राइवेटाइजेशन में, जहां पे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि वो प्राइवेट सेक्टर वो पब्लिक सेक्टर्स जो ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लॉस इनकर कर रहे थे, उनकी ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल को ट्रांसफर करके अपन लोग देते थे प्राइवेट सेक्टर को। और इस प्रोसेस में हमने देखा था डिसइन्वेस्टमेंट इसे बोलते हैं, और इस प्राइवेटाइजेशन में बेसिकली यही हुआ था। अब लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को डन करने के बाद बेटा आज की क्लास में हमारा लास्ट टॉपिक बच गया है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बाद 2 टॉपिक बचेंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के मेरिट्स और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के डीमेरिट्स, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कि क्या अच्छी बात है क्या बुरी बात है। तो बेटा पहले हम अपने टॉपिक ग्लोबलाइजेशन को डन कर लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, डेफिनेशन है, उसके अंदर क्या रिफॉर्म्स आए थे, ये सारे आपको ऑलरेडी पता है। सर अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, ऑलरेडी कैसे पता है बेटा? अगर आपने मेरे साथ पार्ट 1 में लिबरलाइजेशन, पार्ट 1 और 2 में लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन अच्छे से पढ़ लिया है, उसके सारे रिफॉर्म्स अच्छे से समझ लिए हैं, तो इस पार्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सर मैं पहले ही रिकमेंड कर रहा हूं, इन रिफॉर्म्स को डेप्थ में मैंने पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट में समझा दिया अच्छे से, तो यहां पे मैं ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा क्योंकि बड़ा मक्खन चलेगा, क्योंकि आपने सारे रिफॉर्म्स ऑलरेडी लिबरलाइजेशन में पढ़े हुए, राइट। सबसे पहले बेटा मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे ग्लोबलाइजेशन के मीनिंग की बात करूं तो ग्लोबलाइजेशन का बेसिक मतलब आप समझिए, इंडिया की गवर्नमेंट ने ये ऑब्जर्व करा कि हम अकेले एक साइड में रह के फॉरेन कंट्रीज से ट्रेड नहीं करेंगे अगर, तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट नहीं हो पाएगी, डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी। मतलब अगर इकोनॉमी को डेवलप करवाना है बेटा तो आपको अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो कंट्रीज है उनके साथ कांटेक्ट में आना पड़ेगा, उनके साथ ट्रेड रिलेशनशिप बिल्ड करने पड़ेंगे, उनके साथ ओपन होना पड़ेगा, तभी आप जो है एज अ इकोनॉमी ग्रो कर सकते हो। अदरवाइज आप जो है ग्रो नहीं कर पाओगे या जिस पेस से करना चाहते हो उससे नहीं कर पाओगे, राइट। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना उसके अपने डीमेरिट भी है इंपोर्ट करने के, बट इंपोर्ट करने के मेरिट्स भी है। तो गवर्नमेंट को ये ऑब्जर्व हुआ कि यार हमें जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेशनशिप को बेटर करना पड़ेगा, और इसी से जो निकल कर आया कॉन्सेप्ट वो था ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन में बेसिकली अपन लोग ना इंडिया की इकोनॉमी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो बाकी नेशन है उनकी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करते हैं, मतलब मिलाते हैं। मतलब ग्लोबलाइजेशन में बेसिकली उन चेंजेस को अडॉप्ट करा गया जिनसे हमारे और अदर कंट्रीज के रिलेशनशिप बेटर हो। लाइक हमने जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स को इंक्रीज करा, हमने जो है आपने पढ़ा होगा एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, कोटा सिस्टम हटा दिया था, ये सब आपने लिबरलाइजेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मेरे साथ। तो वही सारे कॉन्सेप्ट रिपीट होकर अब ग्लोबलाइजेशन में आ रहे हैं।
सेम टू सेम रिफॉर्म्स है जो आपने लिबरलाइजेशन में पढ़े हैं बेटा, बस वहां पे सेक्टर वाइज पढ़े थे, वहां पे एक एक सेक्टर से थोड़े थोड़े उठा के ग्लोबलाइजेशन में डाले हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का सिंपल शब्दों में मतलब क्या है सर? ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग, बेटा वर्ड प्लीज ध्यान रखिएगा, वर्ड प्लीज ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटिंग, राइट? इंटीग्रेटिंग मतलब मिलाना, कंबाइन करना, और यहां पे आपको यही वर्ड का यूज करना है। ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग दी नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी का मतलब किसकी बात कर रहा है यहाँ पे सर? इंडिया की इकोनॉमी की बात कर रहा है, विद दी वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी मतलब सर, वर्ल्ड इकोनॉमी का मतलब है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां पे बोला ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटीग्रेटिंग। सर किसको इंटीग्रेट करना है? अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी यानी नेशनल इकोनॉमी इंडिया की विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, थ्रू, किसके थ्रू, कैसे करेंगे? इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे? थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। आपको जो है ग्लोबलाइजेशन ने बोला, ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंटीग्रेट करना। क्या इंटीग्रेट करना? इंडिया की इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ। सर कैसे करेंगे बेटा? इसके दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1 बोला, तरीका नंबर 1 क्या? रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, और सेकंड बोला रिमूवल ऑफ बैरियर किस पे? ऑन कैपिटल मूवमेंट। तो यहां पे इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब यहां पे तो किसकी बात करेगा? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की बात करेगा, ट्रेड में तो ये आ गया। और जो कैपिटल की बात कर रहा है, कैपिटल का मतलब यहां पे पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट्स की बात करेगा बेटा, राइट? तो यहां पे आपको समझना है ग्लोबलाइजेशन का मतलब। मैं सिंपल से फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेट करना। सर किसको इंटीग्रेट करना? नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमीज को मिला रहे हैं। सर कैसे मिलाएंगे? जो ट्रेड में बैरियर्स थे लाइक इंपोर्ट ड्यूटीज, कोटा सिस्टम, इन सारी चीजों को हम रिमूव करेंगे, रिड्यूस करेंगे। इन्वेस्टमेंट पे जो रिस्ट्रिक्शन थी कि अगर मैं हूं, मुझे यूएसए में इन्वेस्टमेंट लगानी है, या वहां से मिस्टर जॉन को इंडिया में इन्वेस्टमेंट लगानी है, तो अगर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है तो उसको भी आप थोड़ा रिमूव करोगे या रिड्यूस करोगे, राइट? तो ये था ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग। अब यहां पे अगर मैं रिफॉर्म्स की बात करूं तो बेटा आपको सारे रिफॉर्म्स आपको लिबरलाइजेशन वाले यहां पे दिखेंगे। मतलब ये सारे रिफॉर्म्स हमने ऑलरेडी लिबरलाइजेशन में डन कर लिए, तभी मैं पहले बता रहा था वहां पढ़ लो, यहां इजी हो जाएगा। सबसे पहला रिफॉर्म्स कह रहा है इंक्रीज, किसमें इंक्रीज? इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। बेटा क्या ये पॉइंट आपने पढ़ा हुआ है? मैं बताऊं कहां पे पढ़ा था? आप जब जाएंगे ना लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन में आपने ना फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म जो सेकंड वाले थे, उसका सेकंड या थर्ड पॉइंट था ये। इक्विटी लिमिट ऑफ एफआईआई को हमने इंक्रीज कर दिया। सर एफआईआई क्या होती है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सर एफआईआई होती है ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल, ओनरशिप नहीं मिलती, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा, राइट? इन्वेस्टमेंट दो टाइप की थी, एफडीआई, एफआईआई। अभी मैं एफआईआई की बात कर रहा हूं। एफआईआई का मतलब सिंपल शब्दों में समझो आप, किसी कंपनी के शेयर परचेज करना। मान लीजिए वहां पे इलॉन मस्क है और यहां पे इलॉन मस्क आते हैं और टाटा कंपनी के ना, टाटा मोटर्स के 100 शेयर परचेज कर लेते हैं बेटा। तो उन 100 शेयर से उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग तो मिलेगी इलॉन मस्क को, लेकिन क्या उनका कंट्रोल आ जाएगा टाटा में? क्या वो बोलेंगे भैया इसको हटाओ, इसको लगाओ? क्या उनका कंट्रोल चलेगा? नहीं। तो यहां पे एफआईआई का मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपको सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग में दे रही है, लेकिन आपका कंट्रोल, ओनरशिप, मैनेजमेंट पे कुछ भी उसका पार्ट कोई नहीं है, आपको सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा, राइट? तो ये जो एफआईआई की लिमिट है इसे इंक्रीज कर दिया गया ग्लोबलाइजेशन में। अब इससे क्या होगा? अरे इसी से तो इनकरेज होंगे बेटा लोग। अब आप बाहर समझो, बाहर जो है पर्सन शेयर्स परचेज करा इंडिया के। अब पहले रिस्ट्रिक्शन थी कि आप ना 40% से ज्यादा शेयर परचेज ही नहीं कर सकते, लेट्स अज्यूम। तो वो कहेगा यार मैं इतना ह्यूज स्टेक खरीदूंगा, पैसा लगाऊंगा, उसके बाद मुझे 40% ही मिलेगा, कंट्रोल पूरा इंडिया वालों का है, तो इसमें मेरा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि पॉलिसीज तो वो बनाएंगे, सब कुछ वो करेंगे, बस मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। तो यहां पे उन्होंने देखा है वो ना डिस्करेज होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो पहले लोग डिस्करेज हो रहे थे, उन्हें इंकरेज करने के लिए, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने के लिए उन्होंने बोला कि हम जो एफआईआई की लिमिट है उसे बढ़ा देंगे और अब आपको 51% तक के शेयर्स परचेज कर सकते हो आप। अगर आपको आधी से ज्यादा कंपनी खरीदनी है आप खरीद लो, कोई टेंशन नहीं है। तो पहला पॉइंट, एफआईआई की लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया। सर दूसरा पॉइंट है जो टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस है उसमें रिडक्शन आया। टैरिफ रिस्ट्रिक्शन मतलब जो इंपोर्ट ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी, आपको याद है ना इंपोर्ट ड्यूटी पहले बहुत ज्यादा थी, टैरिफ रिस्ट्रिक्शन थी, इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया गया, रिडक्शन इन टैरिफ रिस्ट्रिक्शन।
इसके साथ साथ रिमूवल, रिडक्शन नहीं बोल रहा, कह रहा सीधा रिमूवल ऑफ नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस। सर नॉन टैरिफ कौन सी होती है? अरे बेटा जिसमें क्वांटिटी की रिस्ट्रिक्शन होती थी, याद है? रिस्ट्रिक्शन दो टाइप की लगाती थी गवर्नमेंट, एक टैरिफ एक कोटा। टैरिफ में तो टैक्सेस इंक्रीज होते थे, जो कोटा वाली थी उसमें ना वो क्वांटिटी सेट कर देती है कि 1 करोड़ से ज्यादा का इंपोर्ट आप कर ही नहीं सकते, उसके बाद आपको टैक्स भी पे करना नहीं, करना ही नहीं है। आप टैक्स डबल पे करना चाहते हो, ट्रिपल पे करो, हम आपको करने ही नहीं देंगे। क्वांटिटी की रिस्ट्रिक्शन लगा देते थे, उसे ही बोलते थे नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शन। ये भी आपने लिबरलाइजेशन में ऑलरेडी पढ़ा है मेरे साथ। तो पहला एफआईआई की लिमिट को हमने इंक्रीज कर दिया, टैरिफ रिस्ट्रिक्शन यानी इंपोर्ट ड्यूटी को हमने रिड्यूस कर दिया, जो नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शन यानी कोटा सिस्टम है उसे रिमूव कर दिया, हटाई दिया। इसके साथ लास्ट था पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी। सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। अरे बेटा पढ़ा है, बस आपने ना दूसरे नाम से पढ़ा था, विच इज अडॉप्शन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। आपको याद है लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन में फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म था, वहां पे मैंने बताया था कि इंडिया जो है उसमें एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने के 3 मेथड होते हैं, फिक्स, फ्लेक्सिबल, मैनेज फ्लोटिंग। फिक्स में रेट कौन डिटरमाइन करता है? गवर्नमेंट। फ्लेक्सिबल में मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। और मैनेज फ्लोटिंग में मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती है डिमांड एंड सप्लाई, बट रेट मैक्सिमम और मिनिमम कितना जाएगा वो गवर्नमेंट बताती है। ये हमने पहले बताया था आपको एग्जांपल के साथ। तो इंडिया ने पहले फिक्स से, पहले वो फिक्स पे था, अब इंडिया ने अडॉप्ट किया फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज को, और उसे बोलते हैं पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी, जहां पे जो रुपी है, जो करेंसी है, वो फ्री है अपनी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी मतलब रुपी अपनी वैल्यू खुद डिटरमाइन करेगा उसकी डिमांड और सप्लाई से। तो अगर आप नोटिस करो, ग्लोबलाइजेशन का एक एक रिफॉर्म सेम है जो हमने लिबरलाइजेशन में फर्स्ट सेक्शन में ऑलरेडी पढ़ा दिया, तभी मैं इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगाता। अगर आपको और डेप्थ में समझना है बेटा, वहां पे एग्जांपल दे दिए थे ऑलरेडी, राइट? सारे पॉइंट सेम है, तो प्लीज आप एक बार बस झलक मान लो। 2 चीजें आपको बता दी। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन। सर ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेट करना। ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेट करना किसको? डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। सर कैसे करेंगे बेटा? हम वहां पे जो इंटरनेशनल ट्रेड और कैपिटल मूवमेंट पे जो बैरियर्स होते हैं उनको रिमूव करके करेंगे। 4 रिफॉर्म्स मैंने बताए। सबसे पहला एफआईआई की लिमिट को इंक्रीज कर दिया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की लिमिट को इंक्रीज कर दिया। नंबर 2, जो टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस है, इंपोर्ट ड्यूटी, उसे रिड्यूस कर दिया, रिमूव नहीं, टैरिफ को रिड्यूस करा, नॉन टैरिफ को रिमूव करा। तो पहला एफआईआई की लिमिट इंक्रीज, सेकंड टैरिफ रिस्ट्रिक्शन डिक्रीज, थर्ड जो नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शन है यानी कोटा सिस्टम्स, क्वांटिटी की रिस्ट्रिक्शन, उन्हें रिमूव, और लास्ट पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज, यानी जिसे अपन बोलते हैं कि अडॉप्शन ऑफ फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी इंडियन रुपीज की वैल्यू फॉरेन मार्केट में रुपी खुद डिटरमाइन करेगा डिमांड और सप्लाई से। पहले ही रेट कौन डिटरमाइन करा था? गवर्नमेंट, बट उन्होंने फ्लेक्सिबल अडॉप्ट कर लिया। तो ये हो गया ग्लोबलाइजेशन, ये हो गया ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स। नाउ अब आगे बढ़ते हैं बेटा, दैट इज आउटकम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ये देखो भाई, ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको जो है आ सकता है 1 मार्क में, 2 मार्क में, एसोसिएशन रीजन कुछ भी आ सकता है। अब ना हमने देखा कि जब इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करा कि भाई हम डोमेस्टिक इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी को इंटीग्रेट करेंगे, जो इंटरनेशनल ट्रेड के बैरियर्स है उन्हें हटाएंगे, तो हमने देखा, नोटिस करा कि इसके कुछ मेजर आउटकम्स निकले। सर मेजर आउटकम्स कितने निकले? 2। सबसे पहला आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन है बेटा आउटसोर्सिंग, और दूसरा जो ग्लोबलाइजेशन का आउटकम है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच इज WTO। अब सर ये क्या होता है बेटा? पहले स्टार्ट करते हैं आउटसोर्सिंग से। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, आराम से समझना बेटा। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि जब आप कोई काम खुद से ना करते हुए, पहले आप वो काम खुद से कर रहे थे, जब आप कोई काम खुद से ना करते हुए उस काम को अपॉइंट कर देते हो किसी अदर पर्सन को, जो पहले काम आप खुद से कर रहे थे, अब वो काम आप खुद से ना करते हुए अपॉइंट करते हो किसी अदर पर्सन को। सर एग्जांपल दीजिए बेटा। मान लीजिए आपको 12th के बोर्ड्स में ना 20 मार्क्स का इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट मिलता है। अब आपने वो प्रोजेक्ट जो है खुद बना रहे, लेकिन आपको लगा यार ये तो बड़ा लफड़े वाला काम है, आपने एक ही पेज लिखा था, आप कह रहे हो तो बड़ा लफड़े वाला काम है सर, हम पढ़ाई पे फोकस करें या इस प्रोजेक्ट पे फोकस करें? ऐसे तो नहीं चलेगा। तो आपने क्या करा ना, आप बाहर मार्केट पे गए, और बाहर मार्केट में ना कोई बंदा था, उसे बोला कि भाई मैं तुझे 500 रुपीज दूंगा, मेरा इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट प्रॉपरली रेडी कर दे। और उसका ना बेटा काम यही है, उसका काम यही है, उसने पहले बहुत प्रोजेक्ट बनाए सारे सब्जेक्ट्स के। तो आप समझो, आपने अपनी काम को
परफॉर्म तो करा, क्या खुद से या बाहर से? सर बाहर से। इसे नाम आया आउटसोर्सिंग। और जनरली ना ये कंट्री टू कंट्री होता है। सर अब इसको थोड़ा बड़े लेवल पे समझते हैं, मैक्रो लेवल पे समझते हैं, थोड़ा समझो बेटा। मान लीजिए कोई कंपनी है, अब वो कंपनी को अकाउंट्स का काम करवाना है। जैसे मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी का काम कुछ और है, अब उस कंपनी को अकाउंट्स अपने हैंडल करवाने हैं। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि मैं अपनी ही कंपनी में एक अलग से छोटी सी बिल्डिंग साइड में बनाऊं और वहां पे ना अकाउंट्स डिपार्टमेंट बना दूं और वहां से कुछ सीएस हायर करूं, कुछ ग्रेजुएट्स हायर करूं, कुछ इंटर्न्स हायर करूं, वहां पे सेटअप करूं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाऊं और उन्हें बोलूं भाई मैं मेरे कंपनी में जितनी भी अकाउंटिंग एक्टिविटीज है वो आप संभालिए। ये मेथड नंबर 1 है। अब इस मेथड में पंगा क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है बेटा। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपको बंदे बुलाने पड़ेंगे सारे। दूसरी चीज कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में और चीजों में। और तीसरी सबसे बड़ी चीज माथा बच्ची है, सरदर्द हो रहा है आपका। अब आपने क्या करा? आपने बोला कि यार ये पूरा ड्रामा करने से अच्छा है कि मैं ना एक ऐसी कंपनी को हायर कर लेता हूं जो अकाउंट्स ही संभालती है। तो आप बाहर गए, कोई पर्सन है जो सबके अकाउंट संभालता है, आपने उसे बोल दिया मेरी कंपनी का भी अकाउंट संभाल ले। ये क्या है? आपने आउटसोर्स करवाया अपने काम को। आउटसोर्सिंग का मतलब जो काम आप खुद से ना करते हुए उस काम को बाहर से करवा रहे हो, राइट। ये कंट्री टू कंट्री बहुत होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए जो है, वहां पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो अपना काम आउटसोर्स करवाती है और इंडिया से करवाती है, क्योंकि यूएसए में जो इंजीनियर्स है, जो लेबर्स है, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है बेटा, ठीक है। इंडिया में उन्हें कम कॉस्ट में ज्यादा स्किल्ड लेबर मिलते हैं। आपको पता है इंडिया में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स इतने ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, स्किल्ड है, और वेजेस एज कंपेयर टू यूएसए वो कम ले रहे हैं, तो उनका तो काम खर्चा हो रहा है। ऊपर से अच्छी बात क्या है, हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। तो ये दोनों कंट्रीज के बेनिफिशियल होता है। और आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट छोटा सा है, बस इतना समझिए आप, ठीक है। तो एक बार रीड करते हैं फिर देखते हैं। कह रहे हैं आउटसोर्सिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज टू अ थर्ड पार्टी विच वर अर्लियर परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कुछ एक्टिविटीज जो आप पहले ऑलरेडी आप अर्लियर परफॉर्म कर रहे थे खुद से, अब आप कॉन्ट्रैक्ट आउट कर रहे हो, मतलब बाहर दे रहे हो किसी थर्ड पार्टी को, उसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग। कह रहा है इंडिया बिकम्स अ फेवरेबल डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग फॉर एमएनसीज बिकॉज लो वेज रेट की वजह से और अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर। तो हमारे कंट्री में स्किल्ड मैन पावर है, प्लस कंपैरेटिवली जो उनका कॉस्ट होगा वो कम लगेगा। अगर वो यूएसए में इंजीनियर हायर करे, यहां इंजीनियर हायर करे, तो उनको यहाँ पे हमारा उनके लिए कॉस्ट एफिशिएंट होगा, राइट। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो इंडिया को बहुत अच्छा मानती है काम आउटसोर्स करवाने के लिए। और बहुत ऐसी कंपनी है लाइक जेनपैक्ट, एक बहुत बड़ी कंपनी, आउटसोर्स कंपनी है, वो भी यही करती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आउटसोर्सिंग का। और आउटसोर्सिंग इज एन आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मेरे हिसाब से क्लियर है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन की हमने डेफिनेशन देखी। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है इंटीग्रेट करना नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। कैसे करेंगे सर? थ्रू। कैसे करेंगे? थ्रू कैसे करेंगे सर? इंटरनेशनल ट्रेड पे जो रिस्ट्रिक्शंस है उसे हटाइए, और कैपिटल मूवमेंट यानी इन्वेस्टमेंट पे जो रिस्ट्रिक्शंस है उन्हें हटाइए। बेटा इसके अंदर रिफॉर्म्स मैंने आपको 4 बताए। नंबर 1, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की इक्विटी लिमिट को इंक्रीज करा। नंबर 2, टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस करा। टैरिफ सिस्टम जो था उसको रिड्यूस करा, इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करा। नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया, कोटा सिस्टम की बात कर रहा है। और लास्ट, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज, यानी उन्होंने फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज को अडॉप्ट करा, जिसमें इंडियन रुपी अपनी वैल्यू खुद डिटरमाइन करेगा बाय द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। उसके बाद अपन गए थे बेटा ग्लोबलाइजेशन के आउटकम्स पे। तो ग्लोबलाइजेशन के 2 आउटकम्स निकल कर आए। पहला आउटकम है आउटसोर्सिंग, दूसरा आउटकम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आउटसोर्सिंग क्या होता है बेटा? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन वो काम जो पहले खुद कर रही थी, खुद ना करते हुए बाहर से उसे कॉन्ट्रैक्ट आउट करवा लेती है, उस प्रोसेस को बोलता है आउटसोर्सिंग। आजकल बहुत सारी एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में बहुत काम आउटसोर्स करवा रही है। तो जो इंडिया है वो एक फेवरेबल डेस्टिनेशन बन गया आउटसोर्स के लिए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा एमएनसीज, अगर यूएसए में कोई एमएनसी है, मतलब मान लो कोई कंपनी है यूएसए की, और वहां पे वो खुद अपना काम करवा रहे अपने इंजीनियर से, तो उनको कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। तो आजकल इंडिया में क्योंकि वेज रेट बहुत लो है और साथ के साथ जो लेबर है वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है, टैलेंटेड है,
तो बहुत सारी एमएनसीज के लिए फेवरेबल डेस्टिनेशन है इंडिया। वो इंडिया में सेटअप लगाते हैं, उन कंपनीज को हायर करते हैं, उनसे अपना आउटसोर्स से काम करवाते हैं। दो बेनिफिट हो रहे हैं, पहले उन्हें तो स्किल्ड लेबर एट लो प्राइसेस अवेलेबल हो रहा है, दूसरा इंडिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। तो आउटसोर्सिंग के बेनिफिट दोनों कंट्रीज को मिलते हैं और आउटसोर्सिंग इज द मेजर आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सेकेंड आउटकम हमें जो पढ़ना है बेटा, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं बता दूं आपको, कुछ नहीं है बेटा। देखो क्या होता था ना, जब आप इंटरनेशनल ट्रेड्स में इन्वॉल्व होते हो, लाइक मैं हूं यहां पे इंडिया में और वहां पे मिस्टर जॉन जो है वो मिस्टर जॉन बैठे यूएसए में। अब मैंने जो है मिस्टर जॉन से एक आईफोन ऑर्डर करवाया, मतलब इंपोर्ट करवाया। मैंने कॉल करा, मैंने कहा जॉन भाई एक काम करो, एक मस्त आईफोन 14 प्रो जो है अपने को इंडिया भेज दो। और जॉन भाई ने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, $1000 का है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, भेज दूंगा। अब जैसे ही मैंने एडवांस पेमेंट $500 करवाया और मैंने कहा जॉन भाई यार 3 दिन हो गए मेरा आईफोन नहीं आया, तो जॉन भाई कह रहे भाई आप कौन? जॉन भाई छूटते भाई सब भूल गए एकदम कि कौन है भाई, कौन सा एडवांस। कह रहे मेरे को कोई एडवांस रिसीव नहीं हुआ। जब आप इंटरनेशनल ट्रेड्स में इन्वॉल्व हो, क्या वहां पे फ्रॉड्स या ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है कि एक कंट्री पेमेंट नहीं कर रही या पेमेंट तो कर दी, दूसरी कंट्री गुड्स नहीं भिजवा रही? ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी जब ग्लोबलाइजेशन आया। तो जैसे ग्लोबलाइजेशन आया ऐसी प्रॉब्लम्स आने लग गई, और ऐसी प्रॉब्लम्स ना फेस करे कोई कंट्री तो उसके लिए एक बॉडी को स्टैब्लिश करा गया जिसका नाम था गैट। बेटा गैट की बात करो, ये गैट जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। गैट एक ऑर्गेनाइजेशन है। कब स्टैब्लिश हुआ, प्लीज डेट याद रखेंगे, पूरी जितनी बताई है सिर्फ इतना याद रखना है, ज्यादा मत पढ़ना। गैट जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड 1948 में इसको स्टैब्लिश करा था और इसके अंदर 23 कंट्रीज इन्वॉल्व थी। 23 कंट्रीज इन्वॉल्व थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंटरनेशनल ट्रेड सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा, गुड्स जो है वो सही तरीके से जा रहे हैं, पेमेंट सही तरीके से आ रही है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा इंटरनेशनल ट्रेड में, सब एक्टिविटी सही से परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा किसी कंट्री को मान लो फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, मतलब गुड्स लेने लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, लोन चाहिए, तो ये भी प्रोवाइड करता है। तो मतलब कोई ऐसा मेजर कोई इकलौता फंक्शन नहीं है, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता था, बट मेजर काम था टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। तो ऐसी प्रॉब्लम ना है तो अपन ने गैट को स्टैब्लिश करा। बेटा फुल फॉर्म बोलो जल्दी से, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। कब स्टैब्लिश हुआ? 1948। कितनी कंट्रीज? 23 कंट्रीज के साथ स्टैब्लिश हुआ। अब जैसे जैसे थोड़ा टाइम आगे बढ़ा तो 1955 में ना गैट का नाम चेंज करके WTO कर दिया। सर मतलब? अरे बेटा जो गैट था ना सेम वही फंक्शन ने थोड़ा ब्रॉडर कर दिया उसे और उसके नाम को 1955 में चेंज कर दिया। तो अगर आपसे कोई पूछे WTO कब स्टैब्लिश हुआ, WTO स्टैब्लिश होता 1955 में। उससे पहले उसकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन क्या थी? गैट। गैट कब स्टैब्लिश हुआ? 1948 में, राइट। तो गैट के नाम को चेंज करके WTO करा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1955 में। अब जो WTO है बेटा उसमें 164 कंट्रीज इन्वॉल्व है और 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, राइट। तो यहां पे देखो दो चीजें, गैट, WTO। गैट की फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, WTO की फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो गैट है बेटा वहां पे आप याद करो 1948 में स्टैब्लिश हुआ था विद 23 कंट्रीज। WTO ऑन दी अदर हैंड स्टैब्लिश हुआ था 1955 में 164 कंट्रीज और 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट। फंक्शंस क्या थे? अरे अगर आपको वैसे आपको जो डिस्क्रिप्शन में नोट्स लिख रहे हैं ना वहां पे मैंने फंक्शन लिखवाए हुए, बट अगर आपको लिखना है आप लिख लीजिए, यहां लिखे नहीं है मैंने। पहला फंक्शन भाई इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता था, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, कि सारा ट्रेड सही से चल रहा है नहीं चल रहा। और क्या फंक्शन हो सकता है? प्रोवाइड करता था फाइनेंशियल असिस्टेंस, किसी कंट्री को लोन वोन चाहिए वो भी देता था, ठीक है। थर्ड, कोशिश करता था कि WTO के अंदर जितनी भी कंट्रीज इन्वॉल्व है उनके बीच में विदाउट एनी ड्यूटी, विदाउट एनी टैक्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो पाए, ऐसा कोशिश करता था। या अगर टैक्स है भी इन कंट्रीज में तो बहुत कम से कम हो, तभी तो फ्री फ्लो हो पाएगा। और एज अ वॉच डॉग भी काम करता था कि सारी एक्टिविटी सही से परफॉर्म हो रही है नहीं हो रही, राइट। यहां पे फंक्शंस लिखे नहीं है WTO गैट के, आपको डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स है वहां पे सारे फंक्शंस, 4 फंक्शन है, चारों लिखे मिल जाएंगे, राइट। याद कर लीजिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हमारा ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है समाप्त, मेरे हिसाब से एकदम क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इनका एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं लिखवाया है यहाँ पे भाई। क्यों नहीं लिखवाया? क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में लिबरलाइजेशन में ऑलरेडी हमने ये सारे पॉइंट्स कर लिए,
तो बार बार बेटा इतनी मेहनत में से मत करवाइए, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, वहां पे एग्जाम्पल के साथ समझा दिया था। तो अगर आपको यहाँ डाउट है आप प्लीज वहां पे जाके चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं क्लियर हूं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 हेडिंग, जल्दी से बोलो भाई कितनी हेडिंग? 3। नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सर ग्लोबलाइजेशन क्या है? इंटीग्रेट करना। ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेट करना, किसको? नेशनल इकोनॉमी एंड वर्ल्ड इकोनॉमी को। क्या मतलब किससे, कैसे करेंगे? सर इंटरनेशनल ट्रेड पे जो रिस्ट्रिक्शंस है उन्हें हटाइए, कैपिटल मूवमेंट पे जो रिस्ट्रिक्शंस है उन्हें हटाइए, राइट। फिर अपन गए सेकंड कॉन्सेप्ट पे, ग्लोबलाइजेशन के अंदर कितने रिफॉर्म हुए? सर 4 रिफॉर्म्स बताए मैंने। रिफॉर्म नंबर 1, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है उसकी लिमिट को इंक्रीज कर दिया। सेकंड पॉइंट, रिफॉर्म नंबर 2, जो टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस है उन्हें रिड्यूस कर दिया। रिफॉर्म नंबर 3, जो नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शन, जिसे हम कोटा रिस्ट्रिक्शन बोलते थे, क्वांटिटी के रिस्ट्रिक्शंस, उन्हें रिमूव कर दिया, हटाई दिया, रिड्यूस नहीं रिमूव सीधा। और लास्ट पॉइंट, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी विच इज ऑल्सो नोन एज अडॉप्शन ऑफ फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज, राइट। तो ये 4 रिफॉर्म्स हुए थे लिबरलाइजेशन में, चारों हमने समझा दिए। ग्लोबलाइजेशन के आउटकम्स में मैं लेके गया था, 2 आउटकम्स अपने निकल के आए थे। सबसे पहला आउटकम है आउटसोर्सिंग, सेकंड आउटकम है WTO। आउटसोर्सिंग का मतलब है वो एक्टिविटीज जो पहले आप खुद से परफॉर्म कर रहे थे, अब उन्हें आप बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन से, थर्ड पार्टी से परफॉर्म करवा रहे हो। इंडिया जो है एक फेवरेबल डेस्टिनेशन है MNCs के लिए फॉर आउटसोर्सिंग, क्योंकि यहाँ पे लो वेज रेट पे उन्हें स्किल्ड एंड टैलेंटेड मैन पावर मिल रहा है। सेकेंड आउटकम निकला WTO। WTO से पहले अगर मैं बात करूं तो एक पर्सन था गैट एक बेसिकली क्या था? जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, 1948 में आया, 23 कंट्रीज के साथ आया था। उसको बाद में अपन ने 1955 में नाम चेंज करके WTO रख दिया, विच इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 164 कंट्रीज, 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स, 4 फंक्शन मैंने आपको बताया, नोट्स में लिखे मिल जाएंगे। इसके साथ लास्ट चीज, इसका जो हेड ऑफिस है बेटा, WTO का जो हेड ऑफिस है वो है जनेवा में। जनेवा इज इन स्विट्जरलैंड, तो इसका हेड ऑफिस जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसी के साथ आपका जो ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक है वो होता है समाप्त। लिबरलाइजेशन डन हो चुका है, प्राइवेटाइजेशन डन हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन डन हो चुका है। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के मेरिट और डीमेरिट पढ़ने हैं हमें। 4-5 मेरिट है, 4-5 डीमेरिट है, और इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से नोट करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करोगे? हाँ जी। तो बेटा अब जो है ये चैप्टर बिल्कुल एंड होने वाला है, तो इस चैप्टर को जल्दी से एंड करते हैं। बट एंड करने से पहले अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? सर अभी हमने ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक कर लिया। सर ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग बताया, ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या रिफॉर्म्स हुए थे, 4 रिफॉर्म्स होता है, और ग्लोबलाइजेशन के 2 आउटकम्स बताएं। सर ग्लोबलाइजेशन के मीनिंग की बात करूं तो सर ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट करना। क्या करना? इंटीग्रेट करना हमारी नेशनल इकोनॉमी को विद द वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। मतलब यहां पे हम जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिलजुल के रहने वाली बात कर रहे हैं, पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड अच्छे से हो पाए, राइट। ग्लोबलाइजेशन के अंदर बेटा 4 रिफॉर्म्स आए, चारों के चारों रिफॉर्म्स मैंने आपको लिबरलाइजेशन में ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर मैं रिफॉर्म्स की बात करूं, नंबर 1, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स को इंक्रीज करा। इसके अलावा बेटा जो टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस है, लाइक टैरिफ सिस्टम जो था, टैक्सेस जो थे, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह, उनको रिड्यूस कर सका ताकि अच्छे से हो पाए। थर्ड, जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस है, लाइक नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस, कोटा सिस्टम की बात कर रहा है, वो हटा दी गई, रिमूव कर दी गई। और एक और पॉइंट था, दैट इज पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज, कि इंडिया ने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को सिस्टम को अडॉप्ट करा, जिसमें इंडियन रुपी की वैल्यू मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमाइन होगी, ना कि गवर्नमेंट बताएगी। फिर मैंने आपको बताया बेटा ग्लोबलाइजेशन के 2 आउटकम्स निकल कर आए। एक आउटकम था आउटसोर्सिंग, एक आउटकम था WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। याद रखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहले जो था वो था गैट बेटा, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। 1948 में 23 कंट्रीज के साथ स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेड ऑफिस जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर 1955 में इसका नाम जो है चेंज करके हमने WTO रख दिया, विद 164 कंट्रीज एंड 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट, राइट। इसके फंक्शंस क्या है? सर इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, ट्रेड में अगर आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस वो प्रोवाइड करता है, एज अ वॉचडॉग काम करता है, सारे ट्रेड सही से हो रहे हैं नहीं हो रहे ये चेक करता है। ऐसे लाइक फंक्शंस हैं इनके, आपको नोट्स में नीचे अवेलेबल है। अब इसके बाद बेटा, क्योंकि हमने लिबरलाइजेशन टॉपिक कर लिया, हमने ग्लोबलाइजेशन टॉपिक कर लिया, हमने प्राइवेटाइजेशन टॉपिक कर लिया, तो मेजर तीनों पिलर्स को हमने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा है। मैंने एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है इस चैप्टर में जो मैंने छोड़ा हो। आप बिल्कुल अपने संदीप गर्ग या कोई भी जो बुक आप प्रेफर कर रहे हो, एक एक चीज मिला सकते हो बेटा। एक एक कॉन्सेप्ट मैंने करवाया, बस थोड़ा समराइज्ड वे में, राइट।
इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, तो लास्ट टॉपिक जो 3 या 4 मार्क्स में बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, या तो 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, वो है पक्का या तो मेरिट पूछ सकता है बेटा वो, या फिर आपसे वो डीमेरिट्स पूछ सकता है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने से क्या फायदे हुए और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने क्या बेकार बातें थी, क्या डिसएडवांटेजेस थी, क्या ड्रॉबैक्स थे। तो पॉजिटिव साइड है कुछ भी, मेरिट, एडवांटेज कुछ भी है, पॉजिटिव में लिखोगे, नेगेटिव में लिखोगे। और पॉजिटिव तो बहुत ही सिंपल है, पॉजिटिव आपको याद ही नहीं करने। सर क्यों याद नहीं करने बेटा? अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देखा है तो मैंने आपको बताया था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाने के क्या कारण थे, मतलब क्या पहले वाली पॉलिसीज में क्या कमियां थी जिससे अपन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करें। अगर आपको याद हो व्हाट आर दी रीजंस फॉर अडॉप्टिंग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, आपको याद होगा उसमें जो था कि हमारा जो रिजर्व्स है फॉरेन एक्सचेंज के वो कम हो गए थे, बीओपी में डेफिसिट आ रहा था, इन्फ्लेशन हो रही थी, बहुत सारे पॉइंट्स थे। तो बेटा उसका ही वाइसा वर्सा करना है, आपको उल्टा करना है, करेक्ट। अगर मैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के मेरिट्स की बात करूं तो बहुत सिंपल पॉइंट है, आपको याद ऐसे करने हैं कि 3 है इंक्रीज वाले और 3 मेरिट है डिक्रीज वाले। सबसे पहले 3 मेरिट जो है वो है इंक्रीज वाले। कौन से? सबसे पहला इंक्रीज इन जीडीपी। सर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करने से इंडस्ट्रियल सेक्टर को इतना बूस्ट मिला, तो प्रोडक्शन लेवल में इतना बूस्ट आया कि हमारी जीडीपी ड्रास्टिकली बढ़ी। और आप देख लो ये थोड़ा डेटा 5.6% थी 1991 में, और अप्रोक्सीमेटली 2% का इंक्रीज आया, और 2% बहुत ज्यादा होता है बेटा। तो पहला इंक्रीज आया किसमें? जीडीपी में 5.6 से 7.6। सेकेंड जो राइज या इंक्रीज आया बेटा वो आया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? हर कंट्री के पास फॉरेन करेंसी का स्टॉक होता है। लाइक इंडिया में आप आरबीआई के पास जाओगे तो उनके पास ना गुल्लक होंगे बहुत सारे, एक गुल्लक में डॉलर होंगे, एक में यूरो, पाउंड, हर कंट्री के सारे रिजर्व्स होते हैं, और वो बहुत जरूरी होता है बेटा रखना, राइट। तो आपको पता होगा पहले जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आई थी तो हमारे जो रिजर्व है वो बहुत कम हो गए थे, और इतने कम हो गए थे कि सिर्फ 2 हफ्ते का इंपोर्ट करने के लिए पैसे बचे थे, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और इसी वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करा, और हमने देखा जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में एक बहुत ड्रास्टिक राइज आया। आप समझो ना बेटा, इतनी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, इतना अच्छा हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, क्योंकि हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करी। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज आ रही है बाहर से, तो फॉरेन एक्सचेंज आने लगा, और फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व में बहुत राइज आया। कितना? आप देख लो 3,362 मिलियन डॉलर्स इतने थे, और 5 साल में हो गए 25,186 मिलियन डॉलर्स। आपको इतना डेटा ओरिएंटेड रखना, बहुत लिमिटेड रखा है मैंने, राइट। तो जीडीपी पहला इंक्रीज हुआ, पहला मेरिट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हुआ, दूसरा मेरिट। और थर्ड सर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है उनमें भी इंक्रीज आया। सर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसकी बात कर रहा है? अरे बेटा आपको बताया था ना 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। याद है आपको 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट? तो उन दोनों में बहुत ज्यादा एफडीआई जो एफआईआई है उनको बहुत प्रमोट करा। आपने पॉलिसीज ऐसी बनाई जिससे एफडीआई एफआईआई प्रमोट हुई। आपको याद होगा अभी ग्लोबलाइजेशन में बढ़ाया कि एफआईआई की लिमिट को इंक्रीज कर दिया, तो भाई अब प्रमोटर्स जो इंकरेज हुए, जो इन्वेस्टर्स है वो इंकरेज हुए कि भाई हमें इक्विटी लिमिट ज्यादा मिल रही है तो इंडिया में इन्वेस्ट करो। तो इसकी वजह से हमारी जो इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई, एफडीआई एफआई दोनों की बात कराए, और इसी वजह से सेकंड पॉइंट हुआ था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग रही थी तो फॉरेन करेंसी का रिजर्व बढ़ने लग गया। तो मेरिट्स में 3 इंक्रीज वाले कौन से? सबसे पहला जीडीपी में इंक्रीज आया 5.6% से 7.6%। दूसरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इंक्रीज आया अप्रोक्सीमेटली 3,000 मिलियन डॉलर से रिजर्व जो है वो 25,000 मिलियन डॉलर पे पहुंच गए। थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट इंक्रीज आया फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पे। मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बेटा दोनों की बात कर रहा हूं, राइट। तो ये हो गए इंक्रीज वाले। अब और 3 मेरिट है जहां पे डिक्रीज है। सबसे पहले डिक्रीज आया इन्फ्लेशन लेवल पे। अगर आपको याद हो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाने का एक और मेजर रीजन था क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होती, महंगाई, प्राइसेस बढ़ रहे थे चीजों के। तो जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो उससे बेटा इन्फ्लेशन लेवल पे फॉल आया। 17% इन्फ्लेशन थी, मतलब अगर 17% का मतलब है अगर मान लीजिए ये मार्कर 100 रुपए का है तो अगले साल ये 117 रुपए का हो जाएगा। अब देखो इन्फ्लेशन रेट कितना हाई है, और वो इन्फ्लेशन डिक्रीज होके 6.5% हो गया इन 2001। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से जीडीपी इंक्रीज हुई, फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज हुआ, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, फिर इन्फ्लेशन डिक्रीज हुई विच इज गुड फॉर अस।
अगला पॉइंट है रिडक्शन। सर किसमें रिडक्शन? इन डेफिसिट ऑफ बीओपी। सर आपने ये 12th क्लास है यार, आपका मैक्रो का लास्ट चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई नो आपने अच्छे से पढ़ा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, नहीं भी पढ़ा मैं 2 मिनट लेते हुए बता दूं बेटा। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है एक स्टेटमेंट होती है, एक अकाउंट होता है जिसमें ना आप सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो जो 2 कंट्रीज के बीच में होती है। लाइक इंडिया जो है वो यूएसए से काफी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता होगा ना, तो उसको रिकॉर्ड तो करना होता होगा, तो वो रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है जिसमें आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ करती है। इसका मतलब सर अगर मैं कोई ट्रांजैक्शन विद इन दी कंट्री कर दूं, मतलब मैं जो है एक एप्पल का लैपटॉप परचेज करता हूं नीचे दुकान से, क्या ये परचेज बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट बनेगा? नहीं सर, क्योंकि यहां पे आपने अंदर ही कंट्री के परचेज कराए। लेकिन मैं वही लैपटॉप जब यूएसए से इंपोर्ट करवाता हूं, क्या अब ये बीओपी का पार्ट बनेगा? सर एब्सोल्युटली यस। जब आप गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी चीजें, मतलब जब भी आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन करते हो तो बीओपी में वो आता है। मेजर इसके एग्जांपल है एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो, बीओपी के पूरा चैप्टर मैंने डाला हुआ है भाई 12th की मैक्रो में, वहां से पढ़ लेना। बट मैंने बता दिया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। अब बात आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट क्या होता है। सर डेफिसिट एक सिचुएशन होती है जब आपको लॉस होता है। अब बेटा ये थोड़ा सा मैं स्पेस नहीं है, तो डेफिसिट पता है कब होती है? डेफिसिट तब होता है बीओपी में जब आपके एक्सपोर्ट जो है वो कम है और इंपोर्ट क्या है ज्यादा। सर ऐसा क्यों? अरे बेटा देखो, जब आप कंट्री एक्सपोर्ट करती है ना तो उससे फॉरेन एक्सचेंज का रिसीट होता है। ये रिसीट करवाती है ना, एक्सपोर्ट करने से आपको रिसीट आती है, और इंपोर्ट से आप फॉरेन करेंसी में क्या करते हो बेटा? पेमेंट करते हो। तो बेटा डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन है जब आपको पेमेंट ज्यादा करनी है और रिसीट कम आ रही है। मतलब मेरी पॉकेट में आएंगे 100 रुपए और मुझे पे करना है 120, इसे बोलते हैं डेफिसिट। और बीओपी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिकॉर्ड होते हैं, तो बीओपी का डेफिसिट कब होगा? जब एक्सपोर्ट मैं कम कर रहा हूं और इंपोर्ट्स मैं ज्यादा कर रहा हूं, राइट। तो आप देखोगे जो बीओपी का डेफिसिट था, डेफिसिट तो पहले भी था, डेफिसिट अब भी है, बस वो कम हो गया। मतलब अगर पहले डेफिसिट 1000 करोड़ का था तो वो अब कम होके 100-200 करोड़ का हो गया, राइट। तो ये एक और मेरिट था कि बीओपी के जो डेफिसिट है वो रिड्यूस हो गए। और इसका मेन रीजन था बेटा क्योंकि हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया। अब यार एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटाने से पता क्या होता है? एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटाने से हमारे जो एक्सपोर्ट्स है ना वो एनकरेज होते हैं। मान लीजिए मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, मेरा पेन 100 रुपए का है, गवर्नमेंट उसमें 100 रुपए में 50 रुपीज की ड्यूटी लगाती है और 150 का पेन वहां बेचता हूं मैं। अबे भाई अब यहां पे मेरा मूड खराब, भाई मैं कह रहा 100 रुपए का पेन है, 50 तुम ड्यूटी लगा रहे हो, 150 का मिल रहा है, प्राइस बढ़ा रहे हो और डिमांड लोग कम कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या काम करो, मैं एक्सपोर्ट ड्यूटी पे, हम एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा ही रहे, रिमूव कर रहे हैं, तो मेरा 100 रुपए का पेन गवर्नमेंट के पास, क्या गवर्नमेंट ने टैक्स कुछ नहीं लगाया, वहां बिक रहा है 100 रुपए का, तो मेरे चीजों के प्राइसेस कम हो गए ना वहां पे, उसकी वजह से वहां पे डिमांड बढ़ गई मेरे गुड्स की, तो मैं एक्सपोर्ट ज्यादा करूंगा। तो जैसे एक्सपोर्ट ड्यूटी हटी उससे एक्सपोर्ट में एकदम बूस्ट आया, एनकरेज हुआ एक्सपोर्ट्स, उसकी वजह से ये जो डेफिसिट क्रिएट हो रहा था, देखो ना एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज्यादा है, तभी तो डेफिसिट आ रहा है। अगर मैंने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर दिया तो मेरा डेफिसिट या तो कन्वर्ट हो जाएगा सरप्लस में, या फिर नहीं भी होगा तो एटलीस्ट कम हो जाएगा, राइट। तो मेरिट्स की बात करें, सबसे पहला जीडीपी में क्या आया? इंक्रीज, 3 इंक्रीज, जीडीपी में इंक्रीज, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इंक्रीज आया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आया। 2 डिक्रीज अभी मैंने बताया, सबसे पहला इन्फ्लेशन लेवल में डिक्रीज आया। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसका जो डेफिसिट है, डेफिसिट मतलब व्हेन एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट्स, उस सिचुएशन में भी हमारा रिडक्शन आया। और थर्ड और लास्ट रिडक्शन जो है बेटा वो आया रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है बेटा? फिस्कल डेफिसिट बेसिकली आपने बजट में पढ़ा होगा, ठीक है, गवर्नमेंट बजट में। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है, फिस्कल डेफिसिट एक सिचुएशन होती है जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं गवर्नमेंट की रिसीट से। ऑल्दो इसमें एक्सक्लूडिंग बोरिंग का भी पंगा होता है, बट अभी आप ये समझो कि जब गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा है गवर्नमेंट की रिसीट से, देखो एट द एंड ऑफ द डे ये भी डेफिसिट ही है ना, तो खर्चे ज्यादा है रिसीट्स कम है, तो इसे बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। लेकिन डिफरेंस समझना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में ना हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, यहां पे हम गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट की रिसीट की बात कर रहे हैं। तो जो फिस्कल डेफिसिट होता है, इट इज अ सिचुएशन जब गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा होते हैं, गवर्नमेंट की रिसीट कम होती है। और बेटा
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने से इसमें भी काफी रिडक्शन आया। सर क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ना गवर्नमेंट के रिसीट्स में इंक्रीज आ गया था काफी, तो डेफिसिट को कंपनसेट कर दिया उसने। तो मेरिट्स मेरे हिसाब से 6 क्लियर है। जल्दी से बोलो बेटा, जल्दी से क्लियर है। बार बार बोलते रहना है। 3 इंक्रीज 3 डिक्रीज। क्या बोला? 3 इंक्रीज 3 डिक्रीज। इंक्रीज कौन से? जीडीपी में इंक्रीज आया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इंक्रीज आया, और लास्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आया। डिक्रीज किस में आया? डिक्रीज किस में आया? नंबर 1 इन्फ्लेशन में डिक्रीज आया, बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट में इंक्रीज आया, ओ सॉरी इन्फ्लेशन में डिक्रीज आया, बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट में डिक्रीज आया, और जो फिस्कल डेफिसिट था गवर्नमेंट का वो भी डिक्रीज हुआ। मेरे हिसाब से बेटा ये वाला कॉलम एकदम क्लियर है। मेरिट को अपन करते हैं डन। उसके बाद जाता है डीमेरिट पे। अब देखो डीमेरिट थोड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरिट बोलेगा ना, मेरिट तो आप सोच सोच के बता दोगे कि सर जीडीपी बड़ी होगी, रिजर्व्स बड़े होंगे, इन्वेस्टमेंट बड़ी होगी, इन्फ्लेशन कम हो गई होगी, बीओपी का डेफिसिट कम हो गया होगा, फिस्कल डेफिसिट कम हो गया होगा। सारे वो जो पहले फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था ना, उसको उल्टा कर रहे हैं अपन यहाँ पे। डीमेरिट थोड़े बढ़िया है। डीमेरिट आपको याद करने पड़ेंगे अच्छे से। सबसे पहला डीमेरिट है बेटा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने एग्रीकल्चर सेक्टर को कंप्लीटली इग्नोर करा था। ये बात आप मानते हो नहीं मानते? सर मानते हो नहीं मानते? याद करो बेटा, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर इसी प्लेलिस्ट में फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर आपके पास अवेलेबल होगा। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ाया था कि ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या चेंज करे। अच्छा, सेकंड चैप्टर में फिर अपन ने दोबारा से सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा था, ग्रीन रेवोल्यूशन, जनरल रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, याद है आपको? स्टार्टिंग के दोनों सेक्टर में मैंने सबसे पहले एग्रीकल्चर को डिस्कस करा, लेकिन थर्ड चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में एलपीजी में हमारा मेन फोकस इंडस्ट्रीज में था, और इस चैप्टर ने एग्रीकल्चर को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। तो इस चैप्टर ने सबसे पहली बात, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का डिमेरिट, एग्रीकल्चर सेक्टर को भाई इग्नोर कर दिया कंप्लीटली। नेक्स्ट है नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। आपको याद है डिसइन्वेस्टमेंट कहां पढ़ा था आपने? बेटा प्राइवेटाइजेशन में याद करो, प्राइवेटाइजेशन में डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ा था। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब था जब पब्लिक सेक्टर जो लॉस इनकर कर रही होती है वो अपनी ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल का पार्ट जो है वो सेल ऑफ करके प्राइवेट को देती है, उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। बेटा डिसइन्वेस्टमेंट के ना देखो अच्छी बात तो है, बट उसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ते हैं। सर नेगेटिव इंपैक्ट कैसे? सर देखो, मान लो एक पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मैंने बहुत मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, और मैंने एक गवर्नमेंट जॉब ले ली। अब जो गवर्नमेंट जॉब मैंने ले ली, तो भाई मैंने इतनी मेहनत करी थी, मैंने सोचा था गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, अच्छी इनकम मिलेगी, जो भी चीज है। अब कल के दिन उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अपन प्राइवेट में कन्वर्ट कर देते हैं भाई डिसइन्वेस्टमेंट। तो बताइए, जो मैं खुश हो रहा था कि भाई मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब मिल गई, क्या मेरी फैमिली पे इस बात का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? बेटा जब भी डिसइन्वेस्टमेंट होती है ना, देखो कुछ फायदे तो है लेकिन कुछ नुकसान भी है, राइट? तो डीमेरिट बनता है कि जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में अपन डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बहुत नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं। और इसी के अंदर इस सेकंड पॉइंट बिल्कुल थर्ड से कनेक्टेड है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया। बेटा जॉब सिक्योरिटी क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। मतलब अरे पहले मैं गवर्नमेंट सेक्टर में था, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको पता है जॉब सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, आपको कोई निकाल नहीं सकता इतनी जल्दी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भाई आपको गोल ओरिएंटेड हो, अगर आप गोल अचीव करोगे, परफॉर्मेंस करोगे तो सही है, अगर आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे, परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, तो आपको निकाल देंगे। तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी बहुत कम होती है। तो सबसे पहला डिमेरिट एग्रीकल्चर सेक्टर इग्नोर हो गया। सेकंड, डिसइन्वेस्टमेंट में नेगेटिव इंपैक्ट पड़े, इसी से कनेक्टेड जॉब सिक्योरिटी कम हो गई। इसके साथ साथ अगर आपको याद हो, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसमें डिक्लाइन आ गया बेटा, डिस्करेज हो गई वो। सर कैसे? अरे याद करो, लिबरलाइजेशन का इंडस्ट्रियल सेक्टर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए हमने प्रोडक्ट रिजर्व करे थे सेकंड चैप्टर में, अभी इस वाले चैप्टर में पढ़ाया था लिबरलाइजेशन में इंडस्ट्रियल सेक्टर में। थर्ड पॉइंट कि एसएसआई के प्रोडक्ट को डी रिजर्व करा। अब चेक करो, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, सॉरी लिबरलाइजेशन में इंडस्ट्रियल सेक्टर एसएसआई के प्रोडक्ट को डी रिजर्व कर दिया। तो बेटा अब क्या ये बड़ी बड़ी फर्म से कंपीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे एक प्रॉब्लम आ गई। तो एसएसआई के डिक्लाइन आया। और आपको अगर पता हो, एसएसआई ना बहुत बड़े लेवल पे इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है, ये ना बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, और अगर इसमें डिक्लाइन आ गया तो ये एक प्रॉब्लम आ गई। इसीलिए यहां से कनेक्टेड है अनएम्प्लॉयमेंट। भाई अगर एसएसआई जो है, एसएसआई क्यों जनरेट करता है? सर एसएसआई जो है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे काम करता है। छोटी इंडस्ट्री ना बड़े बड़े प्लांट्स तो लगा नहीं सकते, तो लेबर से काम करवाते हैं। तो एसएसआई जो है वो बहुत ह्यूज लेवल पे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है। अब जब हमने एसएसआई के प्रोडक्ट को डी रिजर्व कर दिया, पहले था ये पेन सिर्फ स्मॉल स्केल में बनाएंगी, लार्ज स्केल इसे बना ही नहीं सकती,
तो स्मॉल स्केल अपना प्रोटेक्टेड थी। अब मैंने बोला ये पेन कोई भी बना सकता है, बड़ी बड़ी कंपनी आ गई पेन बनाने के लिए, अच्छे बना रही है, सस्ते बना रही है, फास्ट बना रही है, तो एसएसआई उनसे कंपीट नहीं कर पाई और ये डिक्लाइन हो गई। जब ये डिक्लाइन हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि सर ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती थी ना बहुत ज्यादा, तो ये डिमेरिट है। पहला एग्रीकल्चर सेक्टर इग्नोर, डिसइन्वेस्टमेंट का नेगेटिव इंपैक्ट, और इसी से कन्वर्ट होकर थर्ड पॉइंट में जॉब सिक्योरिटी कम हो गई। फोर्थ, एसएसआई के प्रोडक्ट को डी रिजर्व करने से उनमें डिक्लाइन आ गया, जिससे इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो पाई और अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। इसके साथ साथ बेटा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने बहुत डेवलपमेंट करी, लेकिन जो रूरल एरियाज है, गांव के एरियाज, वो अभी भी अंडर डेवलप्ड ही रह गए। अर्बन एरियाज ने तो डेवलपमेंट करी, बट रूरल एरियाज अंडर डेवलप्ड रह गए। मेरे हिसाब से मैं क्लियर हूं बेटा, ये है आपके मेरिट्स, ये है डीमेरिट्स। अगर मैं मेरिट्स की बात करूं, 6 मेरिट है, 3 इंक्रीज 3 डिक्रीज। जीडीपी इंक्रीज, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज, थर्ड था फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, इन्फ्लेशन में डिक्रीज आया, बीओपी का डेफिसिट डिक्रीज हुआ, फिस्कल डेफिसिट डिक्रीज हुआ। डीमेरिट की बात करूं, एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर कर दिया। सेकेंड पॉइंट जो है वो आपका ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ आपके डिसइन्वेस्टमेंट के नेगेटिव इंपैक्ट निकले, और सेकंड से ही कनेक्टेड है कि जॉब सिक्योरिटी कम हो गई। फिर एसएसआई के प्रोडक्ट को डी रिजर्व करा तो वो डिक्लाइन हो गई, डिस्करेज हो गई, इसी से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई। और लास्ट आपका पॉइंट है रूरल एरियाज जो है वो अंडर डेवलप्ड हो गए, राइट। तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 3 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी खत्म होता है। बेटा अगर आपको याद हो, मेरे को जितना याद है, मैंने फर्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर 1 2 पार्ट में कराया, पार्ट ए बी। फिर सेकंड यूनिट हम गए थे जो न्यू इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो 3 पार्ट में था। इसका भी आज थर्ड पार्ट है, और 3 पार्ट्स में मैंने पूरा चैप्टर करा दिया। अप्रोक्सीमेटली 1-1 घंटे के लेक्चर है, तो 2.5-3 घंटे की ड्यूरेशन बैठेगी मोटा मोटा। तो आपका जो है ये तीनों टॉपिक डन होते हैं बेटा, और इसके बाद सारे चैप्टर जो बच रहे हैं वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। होपफुली मैं पूरा कोशिश करूंगा कि एक स्लॉट में उसको निपटाता चलूं, 1 शॉट में, राइट। ये बहुत बड़े बड़े हैं तो मुझे लेंदी नहीं करना था, तभी मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी थी। तो ये 3 चैप्टर्स हमारे 3 यूनिट पूरे डन होते हैं। अब हम अगले चैप्टर्स करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट, ये सब टॉपिक अपन अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे और जल्दी जल्दी हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी तक आप इसे यहां तक कंप्लीट करो। आपसे मिलते हैं बेटा, टाटा बाय बाय, टेक केयर।